देखिए, कोई भी काम कभी भी कंप्लीट नहीं होता। हाँ। आने वाले ऑफिसर्स को और अच्छा बनाएंगे। हाँ। साथियों नमस्कार। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का माहौल है और रतलाम ज़िले में भी विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक आने वाला है। प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियां जारी है और आज हमारे साथ रतलाम ज़िले की उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर शालिनी श्रीवास्तव जी हैं। आइए हम उनसे संवाद करते हैं। मैडम नमस्कार है सबसे पहले। नमस्कार। मैडम क्या तैयारियां चल रही है? सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ज़िले में चुनाव को लेके प्रशासनिक क्या क्या तैयारियां हो चुकी है और क्या प्रोसेस चल रही है अभी? देखिए, चुनावों के संबंध में जो तैयारियां हैं काफ़ी हद तक तो हमारी पूर्ण हो चुकी है। जो कैंडिडेट का स्थिति क्लियर हो चुकी होने के बाद में इनका प्रचार प्रसार वगैरह भी शुरुआती दौर में आ चुका है और अच्छे से चल रहा है। तो रिटर्निंग ऑफिसर हमारे जितने हैं, विभिन्न अनुमतियां देना और सभा आयोजन स्थल की जो भी अनुमतियां देना है वो गतिविधियां वो चल रहे हैं। स्पेशली अब हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं पोल डे एक्टिविटी पर। तो उससे पहले जो ज़िला स्तर पर तैयारियाँ होती हैं, सामग्री की व्यवस्था, सभी सामग्री जो है विधानसभा स्तर पर अच्छे से पहुँच जाए, समय पर पहुंच जाए, वो सब गतिविधियों पर हम ज़िला स्तर से बारीकी से ध्यान दे रहे हैं। हमारा ज़िला स्तर का जो है ईवीएम का रैंडमाइजेशन पहले ही हो गया था। अभी जो है कल हम लोगों ने रिटर्निंग अधिकारियों ने स्पेशली सेकंड रैंडमाइजेशन ईवीएम्स का कर लिया है और आज से उनकी कमीशनिंग स्टार्ट हो चुकी है। महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि मध्य प्रदेश में आम विधानसभा चुनाव में पहली बार इस बार जो एब्सेंटी वोटर्स है, मैं स्पष्ट करना चाहूँगी, एब्सेंटी वोटर्स जो है 4 कैटेगरी से मिलकर बनी हुई है। एक 80+ एज ग्रुप के लोग हैं, दूसरा फिजिकली चैलेंज लोग हैं, तीसरा कोविड पॉजिटिव होते हैं और फोर्थ जो है असेंशियल सर्विसेज में लगे हुए लोग होते हैं। इनको एब्सेंटी वोटर्स बोलते हैं। हमारे यहाँ पे लास्ट 2 कैटेगरी का इतना ज़्यादा वो नहीं है क्योंकि सभी इलेक्शन ड्यूटी में लगे हुए हैं, तो वो जो है फॉर्म 12 के माध्यम से अपना डाक मत पत्र से कर ही रहे हैं। और ख़ास हमको ध्यान रखना है 80+ का जिनका होम वोटिंग होना है और जो फिज़िकली चैलेंज लोग हैं तो उनका आज से हमारे यहाँ पर होम वोटिंग भी चल रहा है और वो भी स्टार्ट हो गया है। इसके अलावा जो है द्वितीय प्रशिक्षण जो है विधानसभा स्तर पे वो भी सभी विधानसभाओं का चल रहा है। कल वो आरंभ हो चुका है और अभी आज और कल और वो चलने वाला है। कुल मिलाकर जो पोल डे की सारी प्रक्रिया है, सामग्री किस प्रकार से वो लोग प्राप्त करेंगे और प्राप्त करने के बाद में किस प्रकार जमा करेंगे, पोल के बाद में ईवीएम्स कहाँ स्ट्रॉन्ग रूम में रखी जाएगी, अलग अलग कैटेगरी के जो 4 स्ट्रॉन्ग रूम्स हैं उनकी तैयारी, वापसी के समय बहुत बड़ा अमला जो है मौजूद होता है उस समय, तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए, हर छोटी से छोटी चीज़ का जो है ध्यान ज़िला स्तर पे रखा जा रहा है। और विशेषकर हमारे कलेक्टर महोदय, ज़िला निर्वाचन अधिकारी महोदय हर एक पहलू का जो है बारीकी से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और समीक्षा कर रहे हैं। निश्चित ही अभी तक की जो सारी प्रोसेस है वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से और काफ़ी अच्छी हुई है और उम्मीद है कि आगे भी सब कुछ सही चलेगा। तो मैडम कैसा लगता है, आप एक महिला अधिकारी हैं, ज़िले की जो चुनाव की, विधानसभा चुनाव की आपके पास बागडोर है, तो ये सफ़र कैसे डिप्टी कलेक्टर बनी और कैसे कहाँ कहाँ पोस्टेड रही, वो थोड़ा सा हमको बताइए। देखिए, मैं कभी भी इस पद को जेंडर वाइज परसेप्शन नहीं करती हूँ क्योंकि ड्यूटी सबको सेम परफॉर्म करनी है। ऐसा नहीं है कि कोई पुरुष है तो उससे एक्सपेक्टेशंस कुछ अलग हैं या कोई विमेन है तो उससे एक्सपेक्टेशंस कुछ अलग होगी। लेकिन मुझे ये लगता है कि महिला होने के नाते, चूँकि महिलाएं संवेदनशील होती हैं, तो हर एक चीज़ को देखने का रुख उनको जो है संवेदनशील रवैया वो अपनाती हैं। आम आदमी की कोई समस्या हो या किसी भी प्रकरण के निराकरण को हो तो एक संवेदनशील रवैया वो अपनाते हुए सभी पहलुओं को देखते हुए निराकरण करती है। तो ऑब्वियसली मेरा फोकस भी उसी तरह होता है। लेकिन महिला होने का विशेष अलग से कोई एडवांटेज हम नहीं चाहते हैं। जी। लेकिन एक पूरा ज़िला संभालना, इतने 5 सब डिवीज़न होंगे आपके और ये सब, तो ये कैसे मतलब करते हैं आप सब? मतलब क्या सुबह से क्या आपका शेड्यूल रहता होगा, किस तरीके से ये सब चीज़ें, क्योंकि इतना बारीकी से आपको सारा मॉनिटरिंग करना होता है। बेशक कंपैरेटिवली थोड़ा मेहनत होती है, थोड़ा सा जो है हैबिट में आ जाता है। हम जितना काम करते हैं, जितना खुद को पॉलिश करते हैं, उतना इजीली काम होता है।
और जितना हम कम काम करते हैं और कामों से बचते हैं उतना वो चीज़ें टफ़ होती हैं। जैसा आपने बताया, जिम्मेदारियां तो होती है, घर परिवार की भी होती है। छोटा बच्चा है मेरा 2.5 साल का, तो सुबह उठते ही उसकी तैयारी करना। फैमिली का बहुत सहयोग होता है, तो फैमिली भी मदद करती है, तो बच्चों की जिम्मेदारी से थोड़ा सा निभाते हुए काफ़ी चैलेंजिंग होता है। चैलेंजिंग माने तो होता है, चूँकि रूटीन में है इसलिए मैं इसे चैलेंज नहीं मानती। हो सकता है देखने वालों को चैलेंजिंग लगता हो। यही एक जो स्त्री जो होती है वो सब किरदार में सही हो जाती है, इसे मान सकते हैं हम। मान सकते हैं। एक्चुअली इस प्रकार की जिम्मेदारी और बल देती है, काम करने के लिए और प्रेरणा देती है। बीइंग मदर और बीइंग ए वुमन, घर यदि हम मैनेज कर रहे हैं तो जिस तरह से हम ज़िले में काम कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं है, बहुत इजीली हो जाता है, नॉट अ टफ टास्क। पब्लिकली जब देखा जाता है तो एक एडीएम की पोस्ट या इतना बड़ा डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट काफ़ी पावरफुल रहता है। हर एक व्यक्ति को लगता है कि बहुत पावर होगा, ये होगा, लेकिन जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा होती होगी आपके पास। तो किस तरह की जिम्मेदारियां होती हैं मूल रूप से आपके पास? देखिए, राइट नाउ आई एम एडिशनल कलेक्टर और अभी डिप्टी डीओ का जो है ड्यूटी मुझे असाइन किया हुआ है। तो लकीली चूँकि इलेक्शन का काम हम सभी का टीम वर्क होता है, तो लोगों को लगता है डिप्टी डीओ बहुत जो है ओवरलोडेड होते हैं। नो डाउट होते हैं, लेकिन आपको देख के तो ऐसा नहीं लग रहा। इसके पीछे परफेक्ट प्लानिंग और परफेक्ट गाइडेंस, हमारे अधिकारियों का भी बहुत सहयोग होता है, हमारे वरिष्ठ अधिकारी जो होते हैं और हमारे सहकर्मियों का भी बहुत सहयोग होता है। हमने चूँकि शुरुआती दौर में बहुत अच्छी तैयारी कर ली और बहुत जल्दी कर ली, सब टाइमली हमारी तैयारी हो चुकी है, तो बहुत स्मूथ वे में सब कुछ चल रहा है। हमें कुछ भी ऐसी घबराहट नहीं है कि कैसे होगा, सब कुछ हमारे दिमाग में प्लान फिक्स्ड है और टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ रहे हैं। एक्चुअली निर्वाचन आयोग हर चीज़ को टाइम टेबल में फिक्स करता है, तो उसमें बिफोर पोल डे एक्टिविटीज़ के अलावा बिफोर 72 आवर्स, बिफोर 24 आवर्स, बिफोर 48 आवर्स आपको क्या एक्टिविटी करना है, फिर नोटिफिकेशन जारी होते ही आपको क्या करना है, और इससे पहले घोषणा होने के समय आपको तत्काल क्या करना है। तो चूँकि वो पूरी प्लानिंग है, प्रशिक्षण हुआ होता है और पूरा जो है सर्कुलर्स टाइमली आते हैं, तो उसको देखते हुए ऑलरेडी प्लानिंग हो जाती है। हाँ, ज़रा भी कोई चूक हो तो उसका खामियाजा ज़रूर बहुत बड़ा हो सकता है। ये सावधानी थोड़ी रखना पड़ती है। जी। अच्छा मैडम, आपके नाम के आगे डॉक्टर लगता है, तो आप क्या डॉक्टर हैं, कौन सी डॉक्टर हैं? मैंने डॉक्टरेट किया है और शासकीय सेवा में आने के बाद किया है। बेसिकली मैं सेवा में आने से पहले पोस्ट ग्रेजुएट विद साइकोलॉजी रही हूँ, यूनिवर्सिटी टॉपर रही हूँ, लेकिन पीएससी की तैयारी करते हुए कुछ दूसरे विषयों में भी मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ साइकोलॉजी के अलावा। तो मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो है दोबारा से एमए प्रीवियस किया और ज्वाइनिंग होते होते ही, और वो भी काफ़ी अच्छे मार्क्स के साथ में हुआ। उसके बाद में मैं जब परिवीक्षाधीन डिप्टी कलेक्टर थी तो मेरे साथ वालों ने बहुत मुझे कहा कि मैडम काम बहुत अच्छे से सीखना ज़रूरी है, काम पे फोकस करिए। तो मैंने ऑब्वियसली अपने काम पे फोकस किया और मैंने पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन मेरा डिस्ट्रिक्ट चेंज होते ही, फर्स्ट पोस्टिंग चेंज होते ही मेरे दिमाग में आया कि हम केवल शासकीय सेवा के लिए नहीं बने हैं, इसके अलावा हमारे अपनी भी निजी प्राथमिकताएं हो सकती है। जिस दिन कोई हमसे पूछे कि आप जब शासकीय सेवा में आए थे तो आप ये हैं, अब आप में और क्या क्वालिटीज़ डेवलप हुई हैं, आपने अपने आप को कैसे परिष्कृत किया है कि आप इस शासकीय सेवा के लिए और प्रासंगिक हैं, तो हमें बोलते बनना चाहिए और अपनी स्किल्स को हमेशा सुधारते रहना चाहिए। पढ़ने लिखने में भी इंटरेस्ट रहा है कुछ कार्यों के अलावा, तो इसको सतत किया गया और डिस्ट्रिक्ट चेंज होते ही मैंने फिर इंटर यूनिवर्सिटी अनुमति लेकर जो है शासकीय दायित्व के साथ में मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फाइनल पास किया। और उसके कुछ समय बाद में फिर मुझे लगा कि नहीं, फर्दर और इसको परस्यू करना चाहिए, तो मैंने पीएचडी किया। तब टफ हो चुका था मामला, इजी नहीं था, क्योंकि कोर्स वर्क का प्रोविज़न आ चुका था, इंट्रोड्यूस हो चुका था। उस वक्त कोर्स वर्क करने के बाद में भी एग्ज़ाम में अपीयर होना पड़ता था, मतलब एलिजिबिलिटी वाला एग्ज़ाम तो अलग होता है, उसके बाद में कोर्स वर्क अटेंड करना होता है, फिर उसको पास करना होता है। उसको पास करने के बाद में यदि समझ में आता है आपका साइनोप्सिस, तो यू वुड बी अलाउड टू डू दिस।
तो उसके बाद में फिर चूँकि उसको क्वालिफ़ाई किया तो अनुमति भी मिली, विभागीय अनुमति मिली और मैंने अपने शासकीय सेवा से जुड़े मसले पर ही पीएचडी करना उपयुक्त समझा। तो उसमें जो है साइकोलॉजी का भी पुट है, पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी है। चूँकि मैं महिला हूँ तो उसमें महिला नेतृत्व का भी पुट है और स्पेशली डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप साइकोलॉजी ये है और रूरल एडमिनिस्ट्रेशन भी उसमें जुड़ा हुआ है। तो बेसिकली डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन और विमेन लीडरशिप पे फोकस्ड मेरा पीएचडी का सब्जेक्ट रहा। उसमें मुझे इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक के लिए अलग से परमिशन लेनी पड़ी। अच्छा जी, काफ़ी क्वालिटीज़ वाला सब्जेक्ट है आपके और काफ़ी मल्टी जो है मान सकते हैं हम। और साइकोलॉजी तो एक मनोविज्ञान तो एक अद्भुत है, मतलब क्या आप सम्मोहित भी कर सकते हैं क्या किसी को? नहीं, लोग जनरली ऐसा अजम्पशन लगाते हैं कि मनोविज्ञान मतलब कुछ सम्मोहन होता है, ऐसा हिप्नोटिज्म होता है, बट जो है मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। क्योंकि मन का स्वरूप स्पष्ट नहीं है, तन का स्वरूप स्पष्ट होता है। हम आइज़, लीवर, लंग्स, हार्ट और किडनीज सबको परसेप्शन कर सकते हैं, लेकिन मन को केवल फील किया जा सकता है। तो इट इज़ वेरी टफ सब्जेक्ट। इसमें आईक्यू वगैरह होता है, कंडीशनिंग होता है, लर्निंग होता है, एबनॉर्मल बिहेवियर होता है, सोशल साइकोलॉजी होता है। तो आपकी हिसाब से क्या होता है मन, एक छोटी सी संक्षिप्त में अगर जाने तो? जैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में डिफरेंस है, वैसा ही डिफरेंस जो है शरीर में और मन में है। जिस प्रकार सॉफ्टवेयर के बिना आपका हार्डवेयर किसी उपयोग का नहीं है, वैसे मन के बिना जो है शरीर का कोई उपयोग नहीं है। इसको शब्दों में एक्सप्रेस कर पाना बहुत मुश्किल है। जैसे मन की कोई स्वरूप नहीं है, उसको केवल फील किया जा सकता है। संवेदनाएं और बिहेवियर, इसका कोई पूर्व कथन नहीं किया जा सकता। तो इट इज़ टफ टू डिफाइन। तो मैडम का एक स्पिरिचुअली इंटरव्यू बाद में लेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैडम ने एक बहुत अच्छी पहल करते हुए एक पुस्तिका जिसका नाम है निर्वाचन निर्देशिका, और ये विधानसभा चुनाव 2023 के लिए स्पेशली मैडम ने तैयार की है, और ये एक डायरेक्टरी भी है और इसमें बहुत विशेषताएं हैं। मैडम से ही जानते हैं, मैडम ये कैसे बनी, इसकी क्या विशेषता है, ये बताइए आप। जैसा मैंने आपको बताया, लिखने पढ़ने की आदत है। अभी पीएचडी किया तो बहुत मोटा उसमें स्क्रिप्ट एक तैयार किया, तो यह कुछ भी नहीं था। ऑलरेडी हम जो मेहनत कर रहे हैं इसका एक संकलन होना चाहिए। जब मैं ज़िले में आई, मैंने ये देखा, मोस्टली सब जगह देखते हैं, लेकिन जब फुल स्विंग में मैंने काम किया तो मैंने देखा हम लोग सब मोबाइल के बहुत आदी है। सारे कॉन्टेक्ट नंबर्स और इन्फॉर्मेशन हम मोबाइल में फीड रखते हैं। मैनुअल हैबिट हमारी ख़त्म हो गई है। मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स की, दूसरे लोगों की कुछ मोबाइल नंबर की लिस्ट जानना चाहिए, तो हर कोई मुझे कहता मैडम मैं आपको शेयर करता हूँ। तो मुझे ये बड़ा ऐसा लगता था कि एक मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्म में होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट का बेसिक इन्फॉर्मेशन जनरली होता भी है। तो चूँकि चुनाव का काम चल रहा था तो मुझे लगा कि हम ज़िले के बेसिक इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड करते हुए और स्पेशली हमारे निर्वाचन से संबंधित जितने भी आदेश वगैरह और जितनी कमेटी का गठन हमने किया है, उसको सम्मिलित करते हुए एक हैंडी बुकलेट बनाए। क्योंकि वास्तव में आयोग के निर्देशानुसार हम लोग एक डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन मैनेजमेंट प्लान तो बनाते हैं, लेकिन वो इतना बड़ा होता है कि हर किसी के लिए उसको पूरा पढ़ पाना और समझ पाना बहुत टफ होता है। और देखिए क्या होता है कि जैसे हमने बहुत सारे लोगों को डिप्लॉय किया हुआ है इलेक्शन ड्यूटीज़ में, तो उन लोगों की भी रिक्वायरमेंट होती है कि उनको सब कुछ मालूम रहे। यानी हम चाहते हैं कि हमारा अगर एक पीठासीन अधिकारी है तो उसको भी जानने का हक है कि हमारे 1295 मतदान केंद्र हैं। हमारा एक सेक्टर ऑफिसर है तो उसको मालूम होना चाहिए कि 121वां सेक्टर ऑफिसर कहाँ पर कौन लगा है। तो इन लोगों को भी अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाने में सहूलियत होती है और आपस में कम्युनिकेशन में भी सहूलियत होती है। हमारे ज़िले का नक्शा, उसमें विधानसभा का आंतरिक नक्शा, कुल कितने मतदान केंद्र हैं, इसको संकलित करने की बहुत आवश्यकता मुझे लगी कि ये संकलित तो हो लेकिन हर आदमी के पास में पहुँचे
हर अभ्यर्थी को भी ये इन्फॉर्मेशन मिले, पॉलिटिकल पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी मिले, हमारे रिटर्निंग ऑफिसर ARO जो हैं उनके पास में भी हो। तो यही सोचते हुए हमने एक संक्षिप्त बुकलेट रखी और अभ्यर्थियों को और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के रिप्रेजेंटेटिव को आसानी हो, इसलिए इसमें हमने आदर्श आचरण संहिता का पार्ट भी इंक्लूड किया। तो इस प्रकार से हमने इसको बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ में एक डायरेक्टरी का स्वरूप दिया। इलेक्शन के बाद भी ये 2 प्रकार से हमारे लिए महत्वपूर्ण होगी। एक तो ये, इसमें चूँकि सभी नोडल ऑफिसर्स के नंबर हैं, समीपवर्ती ज़िले के पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर के भी नंबर्स इसमें हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं, तो ये हमको आगामी चुनाव में तो काम आनी ही है लोकसभा में। जनरल वे में भी हमको एक टेलीफोन डायरेक्टरी की तरह भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और बेसिक इन्फॉर्मेशन तो ज़िले के बारे में एक प्राथमिक जो छवि होती है, जो इन्फॉर्मेशन होती है, कितनी साक्षरता दर है, कितना लिंगानुपात है, ये सब भी हमको मिल जाएगा इसमें। यानी पूरे ज़िले को जो है आपने इसमें जो मेन फैक्ट्स जो होते हैं, नंबर्स वगैरह या जो भी चाहता है वो इसमें सब कुछ है। और आपके बाद में भी जो ऑफिसर्स आएंगे उनके लिए भी ये बहुत अच्छी उपयोगी होगी। देखिए, कोई भी काम कभी भी कंप्लीट नहीं होता। हाँ। आने वाले ऑफिसर्स को और अच्छा बनाएंगे। हाँ। और मैं स्वयं भी आज की तारीख में इस पे से पूर्णतः संतुष्ट नहीं हो सकती, क्योंकि जहाँ हम किसी भी कार्य से संतुष्ट हो गए तो हमारे कार्य की प्रगति में वो बाधक होते हैं। तो हम आने वाले समय में, या आने वाले अधिकारी भी आने वाले समय में इससे अच्छा ही कुछ करेंगे, डेफिनेटली ये तय है। लेकिन कम समय में आपने बहुत अच्छा प्रयास किया मैडम, और इसका विमोचन भी हुआ है। वो क्या अभी किस प्रेक्षक महोदय ने और सारे इसका विमोचन कैसे हुआ और ये कहाँ पर उपलब्ध है, एक आम आदमी इसको कहाँ देख सकता है? देखिए, ये जो है कलेक्टर महोदय ने अभी इसको विमोचित किया है, और हमने जो बीच में एब्सेंटी वोटर्स को लेकर समीक्षा की थी, उस दौरान कलेक्टर साहब ने इसको विमोचन किया है। चूँकि निर्वाचन से संबंधित अभी समय चल रहा है, बहुत हौच-पौच और व्यस्तताएं रहती, तो उस व्यस्तता के बीच में उन्होंने, सर ने प्रिसिशियस टाइम देखकर इसको विमोचन किया है। और फर्दर जो अब ये इजीली हमने सबको प्रोवाइड कराया है, मैनुअल इसमें भी कराया है, और PDF कॉपी भी हमारे पास में इसके अवेलेबल है, और हम इसको NIC के माध्यम से भी और जो है लोगों को जानकारी में आए ऐसा करेंगे, और PRO के माध्यम से भी हम जो है सभी को प्रोवाइड करा रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है मैडम। और अब लास्ट में मैं निर्वाचन से ही संबंधित थोड़ी सी महत्वपूर्ण एक मैसेज चाहता हूँ आपसे, कि किस तरह का बिहेवियर अभी हो आने वाले इन 15-20 दिनों में, कि ताकि आचरण संहिता जो निर्वाचन की वो बनी रहे। एक आम मतदाता क्या करे, और जो पॉलिटिकल लोग हैं, प्रचार चल रहा है, तरह तरह की गतिविधियाँ चल रही है, उसमें क्या ऐसा आचरण करे कि जिससे कोई शांति बनी रहे, कोई न्यूसेंस पैदा ना हो और शांतिपूर्वक चुनाव हो जाए? देखिए, जनरली आदर्श आचरण संहिता को लेकर बहुत से भ्रम होते हैं। ये देखना ज़रूरी है कि आदर्श आचरण संहिता किसके लिए है। जो निर्वाचन गतिविधियों में जुड़े हुए हैं, आदर्श आचरण संहिता उनके लिए है। यानी अभ्यर्थी, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, हर व्यक्ति जो उम्मीदवार है, जैसा कि मैंने अभ्यर्थी बोला, अधिकारी, कर्मचारी, इन सब से जुड़ा हुआ है आदर्श आचरण संहिता। हाँ, हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन हो। इसमें खास बातें ये हैं कि धर्म के नाम पर हम कभी भी मत याचना नहीं करें। पॉलिटिकल पार्टीज़ वाला पार्ट में अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि आमजन की बात हो रही है तो हम आमजन पे फोकस करेंगे। अधिकारी, कर्मचारी कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे किसी भी दल को लेकर उनके कोई विचार, प्रचार प्रसार तो क्या, कोई भी विचार भी अभिव्यक्त हो, ऐसा नहीं। कर्तव्यनिष्ठ होकर और निष्पक्ष होकर दृढ़ता के साथ में अधिकारियों को अपने काम करने होते हैं। जहाँ तक आम व्यक्ति की बात है, तो आम व्यक्ति से यही अपेक्षा है कि चूँकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में एक एक मत का मूल्य होता है, हम अपनी सरकार खुद चुनते हैं, तो और आयोग भी ये प्रयास करता है कि कोई भी मतदाता नहीं छूटे। आप देखिए, बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं। आयोग ने इस बार एब्सेंटी वोटर का प्रोविज़न किया है कि जो लोग नहीं मतदान केंद्र आ रहे हैं और उनके भाग न लेने की वजह से जो है, यदि मतदान का प्रतिशत कुछ कम होता है, तो ये उपाय खोजे गए हैं कि कैसे घर घर जाके उनका मतदान कराया जाए। कुछ ऐसे वर्ग हैं जो मेन स्ट्रीम से पिछड़े हुए हैं, जैसे ट्रांसजेंडर्स हैं, फिज़िकली चैलेंज्ड है, या और जैसे दृष्टिबाधित है, या और कोई रीज़न हो सकता है, तो उनको भी मेन स्ट्रीम में लाके कैसे मतदान कराया जाए, इसके लिए स्वीप एक्टिविटी आयोग के माध्यम से हो रही है। और भी बहुत सारी चीज़ें। जब आयोग इतनी मेहनत कर रहे हैं
तो किसके लिए कर रहे हैं? आम जन के प्रति कर रहे हैं। तो आम जन को चाहिए कि मतदान अवश्य करें। चयन उनका अपना है, लेकिन मतदान अवश्य होना चाहिए। तो सभी से ये अपेक्षा है कि मतदान केंद्र पे जाएं और लोकतंत्र के इस पर्व को फील करें, महसूस करें और अन्यों को भी महसूस कराएं। इसी थी इस बार दीपावली और उसके बाद ये लोकतंत्र का पर्व, तो ये काफ़ी दो पर्व हो गए बड़े। तो हर व्यक्ति मतदान करे। और मैडम के पास बहुत खजाना है, हम आगे और बात करते रहेंगे, संवाद करते रहेंगे। आज जो समय दिया मैडम उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।